ये शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर, पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल है, डर और खौफ है। ईरान का इंतकाम, 3 अमेरिकी जेट गिरा दिए। ईरान ने आज अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह ईरानी मिसाइल का अटैक था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने भी रात के अंधेरे में एक के बाद एक खतरनाक मिसाइलों से हमला किया है। चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, हर वक्त ईरान अपनी मिसाइल दाग रहा है। दूसरी तरफ ईरान न सिर्फ इजराइल, दुनिया के दूसरे देशों पर, सऊदी अरब में ईरान ने मिसाइल दागी। और ईरानी मिसाइल में देखिए कैसे सऊदी की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सबसे ज्यादा तेल जिस ऑयल रिफाइनरी से निकलता है, वहां अटैक कर दिया है ईरान ने। सऊदी अरब के अलावा बहरीन में अमेरिका का एयरबेस है। ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर अटैक कर दिया रात को। उस वक्त मिसाइल आसमान में थी। ईरान चुन चुन कर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अटैक कर रहा है। ये कुवैत की तस्वीर देख रहे हैं। कुवैत में ड्रोन से अटैक किया। मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं या जहां से ईरान पर अटैक हो रहा है, ईरान हर उस जगह को निशाना बना रहा है। देखिए अमेरिका का F-15 फाइटर, 3 इस तरह के F-15 ईरान ने गिरा दिए। यह उनका सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान है। F-16 के मुकाबले F-15 ज्यादा खतरनाक है। F-16 छोटी लड़ाइयों के लिए, आसपास की लड़ाई के लिए, लेकिन यह F-15 अमेरिका का लड़ाकू विमान लंबी और बड़ी लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है। ईरान ने अमेरिका के ऐसे 3 लड़ाकू विमान गिरा दिए। ये देखिए F-15 कुवैत में गिराया है ईरान ने, पहला F-15। ये देखिए दूसरा, अमेरिका का दूसरा F-15 लड़ाकू विमान। और ये अमेरिका का तीसरा F-15। शोफ طيارة حربية طيارة حربية شوف और देखिए न सिर्फ F-15 बल्कि अमेरिका का ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन जिसे ईरान ने गिरा दिया है। दूसरी तरफ देखिए जरा, ये इजराइल का हर्मीज ड्रोन है। हर्मीज ड्रोन भी तबाह कर दिया है।
देखिए, अमेरिका के लिए बड़ा नुकसान है कि अमेरिका का ऐसा F-15 ढेर हो गया। खमनेई की मौत के बाद ईरान अमेरिका से इंतकाम लेना चाहता है, लेकिन ईरान से अमेरिका की दूरी 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ईरान के पास इतनी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल नहीं है, इसलिए वो मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, यानी आसपास जो अरब मुल्क हैं जिसमें अमेरिका का सैन्य अड्डा है उसे निशाना बना रहा है। ईरान ने ट्रंप को सबसे बड़ा झटका दिया है। कुवैत में और अमेरिका के 3 फाइटर जेट मार गिराने का दावा है। F-15 जेट के आसमान से गिरने की तस्वीर सामने आई है। F-15 दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। एक F-15 फाइटर जेट की कीमत सोचिए, करीब 700 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो क्या ईरान में अमेरिका के 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेट मार गिराए हैं? अमेरिका के सबसे तेज फाइटर जेट की स्पीड 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 13,000 किलो का हथियार और गोला बारूद अपने साथ ले जा सकता है। F-15 ने अमेरिका को 100 से ज्यादा हवाई मिशन में जीत दिलाई है, इसलिए अमेरिका दूसरे देशों के अपने सैन्य अड्डों में F-15 तैनात करता है। खबर है कि कुवैत से अमेरिका के F-15 ईरान पर हमले के लिए उड़े, लेकिन ईरान ने ऐसा हमला किया कि F-15 हवा में ही जलने लगा। पायलट और उसके सहयोगियों ने किसी तरह पैराशूट से कूदकर जान बचाई। कुवैत और अमेरिका ने भी कई विमानों के मार गिराए जाने की बात कबूली है। हालांकि अमेरिका इन विमानों के गिरने पर कह रहा है कि कुवैत ने गलती से इन्हें गिरा दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया था। उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर 4 मिसाइलों से हमला किया, लेकिन समंदर में अमेरिकी युद्धपोत को भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने कहा यह गलत है, कहा उनकी मिसाइलें हमें छू भी नहीं पाई हैं। अब देखिए जरा, जो F-15 फाइटर गिरा, उस F-15 का पायलट कहां था, ये आप देख रहे हैं। F-15 जैसे ही हिट हुआ मिसाइल से شوف يا واحد شوف هذا المسير يا الربع شوف انزلوا هذول ايران. उसके बाद देखिए, कुवैत का वाकया था। तो कुवैत में आप अमेरिकी पायलट को देख रहे हैं, F-15 का पायलट। ये दोनों पायलट जो बचे हैं, अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के विदेश मंत्री। हमने ईरान में IRGC के ठिकानों के साथ सैकड़ों जगहों पर हमला किया है। ईरानी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ईरानी नौसेना के 9 शिप पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। हम घायल सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। जंग में 3 शहीद सैनिकों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं। आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। अगर उनका इरादा रिजीम को बदलने का है तो ये संभव नहीं है। खामनाई के शहीद होने का मतलब ये नहीं है कि रिजीम बदल जाएगी या फिर पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा। हमारा संविधान बहुत मजबूत है और इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, न सिर्फ बाकी देशों पर अटैक कर रहा है ईरान, बल्कि इजराइल पर भी हमले किए। ये देखिए, ईरान के यरूशलेम की तस्वीर है। यरूशलेम सबसे पवित्र पाक जगह मानी जाती है ईरान के लिहाज से। No way! No way! दरअसल ईरान के टारगेट पर इस वक्त नेतन्याहू है। ईरान जो मिसाइल से अटैक कर रहा है उसके टारगेट पर नेतन्याहू कहीं मिल जाएं और उन पर हमला कर दें। उसके बाद देखिए, जहां यह मिसाइल गिरी है वहां देखिए जरा, 4 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। ईरान की मिसाइल गिरने के बाद यह गाड़ी तबाह हो गई। दूसरी तरफ नेतन्याहू स्थिति को समझ रहे हैं। नेतन्याहू भी बैठक ले रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अटैक हुआ उसके बाद गाड़ियों का लंबा काफिला जेरूसलम में।
नेतन्याहू लगातार अपने वॉर रूम में मौजूद हैं, अपने बड़े और सीनियर ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया, उस अटैक के वक्त नेतन्याहू अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे। आपको बताऊं कि आखिर कैसे नेतन्याहू पर अटैक किया गया, कहां अटैक किया गया, वो उस वक्त कहां मौजूद। ईरान ने जंग के पहले दिन ऐलान कर दिया था कि युद्ध शुरू कोई भी करे, खत्म ईरान ही करेगा। खमनेई की मौत के बाद ईरान ने नेतन्याहू को सीधे निशाना बनाया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने बड़ा दावा किया है, कहा हमने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से नेतन्याहू का कोई पता नहीं, वो गायब है। तो क्या IRGC इशारों में नेतन्याहू के मारे जाने का दावा कर रही? IRGC ने नेतन्याहू को क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर बताया है और कहा हमने नेतन्याहू के सरकारी कॉम्प्लेक्स पर फोकस किया है, साथ ही हम जल्द ही इन हमलों की कामयाबी की पूरी और बड़ी जानकारी देंगे। तेल अवीव में नेतन्याहू के ऑफिस को अभेद्य किला माना जाता है। नेतन्याहू की सुरक्षा का जिम्मा शिन बेट जैसी एजेंसी संभालती है। नेतन्याहू पर कई बार हमले की कोशिश हुई है, उनके घर पर भी अटैक हो चुका है पहले, लेकिन कोई रॉकेट, कोई मिसाइल या हथियार कभी नेतन्याहू तक नहीं पहुंच पाया है। इजराइल ने दावा किया कि इस बार भी ईरान हमले में नाकाम रहा है। खबर है कि नेतन्याहू को संरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है और इजराइल पर हमेशा हिजबुल्लाह और हमास के हमले का खतरा रहता है। तो नेतन्याहू के लिए ऐसे बंकर हैं जिन पर कहा जाता है परमाणु हमले भी असर नहीं होते हैं। इस बीच ईरान ने नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ की मौत का भी दावा किया है, लेकिन इजराइल ने ईरान के इस दावे को झूठा और अफवाह बताया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर यह है कि एनडीटीवी पर नेतन्याहू का पहला बयान आया है। एनडीटीवी दुनिया का पहला चैनल जिसने इस वॉर की स्थिति में नेतन्याहू से बात की है। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में पीएम मोदी ने कल नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। समर्थन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया है नेतन्याहू ने। सुनिए जरा एनडीटीवी ने नेतन्याहू से बात की वो। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी से कल बात की और उनका शुक्रिया अदा किया इजराइल के साथ खड़े होने के लिए। भारतीय लोगों का प्यार इजराइल के साथ हमेशा रहता है। मेरी उनसे बहुत ज्यादा विस्तार में बात नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनको अपना पक्ष रखा है और मैंने कई और देशों के साथ भी बातचीत की है। आपने सुना, नेतन्याहू से पीएम मोदी ने बात की थी, वो उस बात का जिक्र कर रहे थे। एनडीटीवी ने इजराइल के विदेश मंत्री से भी बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ईरान को अपना नेता चुनना होगा। हमें ईरान में वास्तविक बदलाव की जरूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम रोकना जरूरी था। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम कर रहा था। ईरान वार्ताओं में समय बर्बाद कर रहा था। ईरान अमेरिकी समय सीमाओं का पालन नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ ईरान चारों तरफ मिसाइल दाग रहा है, चाहे वो इजराइल हो या फिर दूसरे मुस्लिम देश। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमला कर दिया ईरान ने। इराक पर अटैक किया तो देखिए एक और मुस्लिम देश बहरीन पर अटैक कर दिया है। बहरीन में पोर्ट है सलमान पोर्ट, उस पर हमला किया ईरान ने। सलमान पोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं अटैक के बाद। अगली तस्वीर देखिए ओमान से आई है। ओमान का एक और ऑयल टैंकर है जिस पर अटैक किया है ईरान ने। अब देखिए जरा, ईरान एक दो जगह नहीं, आसपास के सभी मुस्लिम देशों पर अटैक कर रहा है जहां भी अमेरिकी सेना मौजूद है। कौन सी जगह है वो जहां ईरान ने आज अटैक किया है?
ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। सबसे पहले इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। उसके ठीक बगल में जॉर्डन है, जॉर्डन में अमेरिकी बेस है, वहां अटैक किया। इराक में अमेरिकी बेस है, ईरान ने वहां अटैक किया। इसके अलावा सऊदी अरब में सैन्य बेस है अमेरिका का, वहां अटैक किया। यूएई में, दुबई में अटैक किया ईरान ने। कतर में भी सैन्य बेस है, वहां अटैक किया है। कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं, वहां हमला किया है। बहरीन में अटैक किया ईरान ने। ओमान में भी अटैक किया है, ओमान के ऑयल वेसल पर अटैक किया है। इन सब जगहों पर ये देख रहे हैं आप, इजराइल, कुवैत, बहरीन, ओमान, यूएई, कतर, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, ओमान, इन सब जगहों पर एक के बाद एक अटैक किया है। अब मैं आपको बताऊं, साथ ही साथ कतर में भी जो अमेरिका के सैन्य बेस हैं उस पर कैसे हमला किया है वो तस्वीरें देखिए जरा। कतर पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, ये मुस्लिम देश भी गुस्से में है। कतर का आप बेस देख रहे थे अमेरिका का, उसके बाद बहरीन में भी देखिए अमेरिकी एयर बेस है, उस पर भी अटैक कर दिया है। अब देखिए, ईरान इजराइल की जंग है और इंतकाम उन देशों से भी लिया जा रहा है जो मुस्लिम देश है। यूएई, दुबई और अबू धाबी समेत कई शहरों में ईरान ने अब तक बमबारी की है। अबू धाबी में ईरान ने पहले इजरायली दूतावास को निशाना बनाया, फिर एक फ्रांसीसी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। ईरान के हमले से यूएई के दोनों शहरों में काफी नुकसान हुआ है। दुबई में तो एयरपोर्ट और कई ऊंची इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। यूएई हमले से बहुत गुस्से में है और यूएई ने कहा है हमें जवाब देने का अधिकार है, हम अपने हिसाब से इस अटैक का करारा जवाब देंगे। यूएई के बाद देखिए बहरीन, बहरीन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरान ने फिर मिसाइल दाग दी। क्राउन प्लाजा जैसे कुछ होटल पर भी ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान कह रहा है कि बहरीन से हम पर हमले हुए हैं, इसलिए हमें भी अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं बहरीन भी ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। कतर में अमेरिकी अड्डे समेत कई जगह ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। कतर का दावा है कि उसने 65 मिसाइलें और 12 ड्रोन मार गिराए हैं ईरान के, लेकिन कुछ ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स ने नुकसान भी पहुंचाया है। कतर में करीब 10 लोग ईरान के हमले से घायल हो गए अब तक, और खतरे को देखते हुए दोहा समेत कई एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। कतर में भारतीय मूल के भी लोग फंसे हुए हैं और इस बीच कतर ने कहा है कि ईरान को हमले की कीमत चुकानी होगी, यानी ये मुस्लिम देश भी गुस्से में है। कुछ वक्त तो इन्होंने झेल लिया, अब इनका गुस्सा बढ़ रहा है। साइप्रस, ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर भीषण हमला कर दिया। साइप्रस में ब्रिटिश पीएम ने ट्रंप की मदद का ऐलान किया था। साइप्रस के उसके बेस से अमेरिका ने ईरान को टारगेट किया था, तो ईरानी ड्रोन ने ब्रिटिश सैन्य अड्डे को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ओमान देखिए जरा, ओमान के पास एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। खबर है कि ओमान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, वो बातचीत से हालात ठीक कराने की कोशिशों में लगा हुआ है, तभी ईरान ने टैंकर पर ड्रोन से हमला कर दिया है। टैंकर में 15 भारतीय भी थे, जिनमें एक की मौत की खबर आ रही है। ईरानी हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। जॉर्डन देखिए जरा, जॉर्डन पर कई मिसाइल और शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है। 60 हमलों में से 50 को जॉर्डन ने हवा में ही नाकाम कर दिया है, लेकिन 10 हमलों से जॉर्डन को काफी नुकसान हुआ है और उसने कहा है कि हम खुद पर हुए हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चारों तरफ से सबको हमला करना, सबसे दुश्मनी मोल लेने जैसी स्थिति में ईरान है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी क्या कह रहे हैं। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन
उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरेबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इसराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए। अब देखिए, ये अकेले मुस्लिम देश नहीं है, अब सऊदी अरब पर भी अटैक कर दिया है। सऊदी अरब में अच्छी खासी सिक्योरिटी है, अमेरिका देखता है। ये जो ऑयल रिफाइनरी है, सऊदी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है वेनेजुएला के बाद, और सऊदी अरब पर देखिए, उसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जहां से सबसे ज्यादा तेल निकलता है, उस पर अटैक कर दिया ईरान ने। अब देखिए, ये सऊदी की ऑयल रिफाइनरी, ईरान ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको पर हमला किया है। ईरान ने अरामको के रास तनुरा रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। यह जगह सऊदी की सबसे बड़ी ऊर्जा और तेल कंपनियों में से एक है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई है, जिसके बाद एहतियातन इस रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी के बंद होने से कच्चे तेल के दाम करीब 10% बढ़ गए। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल और गैस कंपनियों में से एक है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र गवार इसी कंपनी में नियंत्रण में, और इसकी स्थापना 1933 में अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौते के तहत हुई थी, लेकिन 1980 में यह पूरी तरह सऊदी सरकार के कंट्रोल में आ गई। यह कंपनी प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करती है, जिससे यह ग्लोबल एनर्जी मार्केट की प्रमुख सप्लायर बन गई है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था काफी हद तक इसी कंपनी की आय पर निर्भर है। 2019 में कंपनी ने इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, मतलब कंपनी जब शेयर बाजार में आई तो फंड का रिकॉर्ड बना दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा ईरानी कमांडर क्या कह रहा। हमारे इलाकों पर दुश्मन तुरंत हमला करना बंद करे, नहीं तो हम हर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार भी हैं और रणनीति भी। हम किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। हम किसी कीमत पर हार नहीं मानेंगे। अब तक मैंने आपको दिखाया कि ईरान बाकी देशों को मार रहा है, इजराइल को भी और मुस्लिम देशों को भी। नुकसान ईरान को भी हो रहा है, लेकिन ईरान से बहुत सी तस्वीरें आ नहीं पा रही। जो आ रही है वो मैं आपको दिखाऊं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेहरान पर मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान की राजधानी पर। इजराइल ने देखिए जो ईरान पर एक के बाद एक अटैक किए, ये इजरायली अटैक है। इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, ये डिफेंस सिस्टम था जिस पर अटैक किया। जहां एक और गाड़ी जा रही जिस पर अटैक किया, और जहां उन्होंने अपने हथियार रखे हैं, इजराइल वहां अटैक कर रहा है। इजराइल ने अब तक ईरान के कई बड़े लोगों को मार गिराया है, जिसमें आप देख रहे हैं ये पूरे बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े खमनेई के करीबी लोगों में शामिल है। इन सबको ईरान ने ढेर कर दिया है, इजराइल ने ढेर कर दिया है ईरान के इन बड़े अधिकारियों को। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने इजराइल पर जो अटैक किया है, ये वो तस्वीरें। तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर आसमान में आपको मिसाइल दिख रही है, सायरन बज रहे हैं।
ईरान से बहुत सी तस्वीरें ना आने के पीछे वजह ये कि बहुत से टीवी चैनल्स काम नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। ये दिक्कतें हैं जो तस्वीरें नहीं आ पा रही। एक ये तस्वीर ईरान ने इजराइल पर अटैक किया है, बेरूत की तस्वीर है। इजराइल के बेरूत पर यह पूरी इमारत तबाह हो गई है, गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं। बेरूत के बाद अगली तस्वीर देखिए जरा, बेत की। ये इजराइल का बेत है जहां ईरान ने अटैक किया है। And it's live on YouTube or? אבל הם צריכים להקליט את זה. ממש כאוס. אני האמת שאנחנו יכולים ללמוד שם ולפעמים הוא הולך לכאן. अब देखिए जरा दोनों देशों को कितना नुकसान हुआ है। ईरान को खमनेई की पत्नी की हमले में मौत हो गई है, खबर यह मिल रही है। जब अटैक खमनेई पर हुआ उस हमले में पत्नी बहुत गंभीर रूप से जख्मी थी, उनकी मौत हो गई। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर भी हमला हुआ है। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं ईरान में। शुरुआती 30 घंटे में 2000 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। अब तक 555 लोगों की मौत, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक स्कूल पर मिसाइल गिरने से 180 छात्राओं की मौत हुई है। 48 बड़े ईरानी नेता मारे गए हैं। 40 प्रमुख सैन्य कमांडर ढेर हुए। तो ईरानी युद्धपोत डूब गए हैं। नौसेना का मुख्यालय तबाह हो गया है, यह अमेरिका ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ जो ईरान का दावा है और अमेरिका इजराइल का नुकसान है, मिडिल ईस्ट के 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ है। 20 से ज्यादा ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। ईरान का दावा है 500 अमेरिकी सैनिकों को मार दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हमारे 3 सैनिक मारे गए, 4 घायल हैं। तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में लगातार धमाके हो रहे हैं। इजराइल की 100 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है अब तक। यह नुकसान अमेरिका और इजराइल का हुआ है। इजराइल में 10 की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुनिए जरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं इस पे। मैं एक बार फिर से ईरान की IRGC से अपील करता हूं कि आप सरेंडर करें या मरने के लिए तैयार रहें। ये युद्ध जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक हम अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर लेते। अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि दोनों देश अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। कौन से वो हथियार हैं जो इतने घातक और जानलेवा हैं? ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सीरिया की तस्वीर है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ड्रोन गिरा दिया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ईरान ने यह तस्वीरें जारी की। ईरान अपने ड्रोन ताकत के लिए जाना जाता है। ईरान ने तस्वीरें जारी की हैं, उसके पास सैकड़ों हजारों ड्रोन अभी मौजूद हैं जो वो चलाने की तैयारी में। देखिए जरा ईरान के पास कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जिनका वो अब तक इस्तेमाल कर रहा है इजराइल के खिलाफ और दूसरे मुस्लिम देशों के खिलाफ। सबसे पहले देखिए जरा, यह है शाहेद ड्रोन। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर ड्रोन है ये शाहेद। 136 ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचा चुका है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है इस वक्त, और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है। ईरानी ड्रोन की लागत कम और असर बेहद खतरनाक होता है। 18 लाख का ड्रोन और अमेरिका के 800 करोड़ के जेट को ढेर कर दिया है। ईरान की कोशिश है कि जंग लंबी खिंचे तो अमेरिका को काफी नुकसान हो। एक और मिसाइल है खैबर मिसाइल ईरान के पास। ईरान की सबसे खतरनाक और एडवांस मिसाइल है ये। खैबर मिसाइल की रेंज करीब 2000 किलोमीटर है। मतलब इजराइल और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी जद में है। इसने इजराइल के एयर डिफेंस को भी चकमा दिया है। यह 15 मिनट से भी कम समय में हमले को तैयार हो जाती है और इसलिए कतर से कुवैत और यूएई तक कोहराम मचा रही है। अगली मिसाइल है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज चलती है। तेज स्पीड के चलते रडार और एयर डिफेंस को चकमा दे देती है।
इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इजराइल के किसी भी शहर को चंद मिनटों में खाक कर सकती है। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं खमनेई। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं अमेरिका किन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। यह टॉमहॉक मिसाइल, अमेरिका इस मिसाइल से लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। और इस मिसाइल के अलावा अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भी उतार दिया है। B-2 बॉम्बर से ही बंकर बस्टर बॉम्ब दागा जाता है। और आपको बताऊं कि अमेरिका का कौन सा खतरनाक हथियार है, अमेरिका किन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बंद ड्रोन है। अमेरिका MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यह ड्रोन 27 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, लेजर गाइडेड मिसाइल या बम गिरा सकता है। जनरल सुलेमानी और अल जवाहिरी को इसी से मारा गया था, MQ-9 रीपर से। ईरान के टारगेट पर सटीक हमले में इस्तेमाल किया जा रहा है B-2 बॉम्बर। यह दुनिया का सबसे एडवांस बम वर्षक विमान है। यह रडार से बचकर बहुत दूर तक उड़ सकता है। साथ ही इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। खतरनाक बम लेकर चलता है और सटीक हमला करता है। पिछले साल ईरान के परमाणु अड्डों पर भी हमला किया था इसने। इस बार खमनेई का खात्मा अमेरिका ने इसी बॉम्बर से किया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकानों को भी तबाह किया है इसने। यह है टॉमहॉक मिसाइल। अमेरिका की यह मिसाइल ब्रह्मोस से भी खतरनाक मानी जाती है। जमीन से बहुत कम ऊंचाई, करीब 50 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा है कि रडार को अंधा कर देती है। 2500 किलोमीटर दूर से हमला हो तो भी एकदम सटीक वार करती है। युद्धपोत या पनडुब्बी से दागी जाने वाली खतरनाक मिसाइल है ये। ईरान के परमाणु ठिकानों को पहले भी निशाना बनाया है इस मिसाइल ने, और इस बार भी मिडिल ईस्ट के सैन्य अड्डों से इसे दागा जा रहा है और तेहरान से लेकर पूरे ईरान में तबाही मचा रही है टॉमहॉक। सुनिए जरा, अब क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। जो हालात बने हुए हैं, क्या युद्ध 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। के पास कितना असला है, कितना उसके पास आर्सेनल है अपनी मिसाइल्स का और अपने ड्रोन्स का। ड्रोन्स तो मे भी लिमिटलेस हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, परंतु फिर भी जो मिसाइल है करीब 3000 के करीब कहा जाता है उसके पास है। उसमें से करीब 500 उसने इस्तेमाल कर ली थी पिछले साल जब हुआ था, और अभी जो है उसने यहां पर भी काफी मिसाइलें इस्तेमाल की हैं। तो अब ऐसा लगता है जो जब तक उसकी मिसाइलें चलती रहेंगी तब तक ये ईरान को उसको ये देखना पड़ेगा जो कितनी देर तक ये चला सकता है। और आपको बता दूं, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, तेहरान में फिर जोरदार हमला हुआ है। यूएस इजराइल ने बम बरसा दिए हैं। हमले के बाद हर तरफ धुआं ही धुआं है। तेहरान में जोरदार हमला हुआ है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तेहरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान, जिस पर इजराइल और अमेरिका ने बम बरसाए हैं। ये उसकी तस्वीरें हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, लेबनान पर हमले की ताजा तस्वीर आई है। इजरायली हमले की ताजा तस्वीर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले की तस्वीरें हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू कर चुका है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में है वो अटैक कर रहा था, इजराइल ने अब हिजबुल्लाह पर अटैक किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के अड्डों पर। हिजबुल्लाह को ही प्रॉक्सी माना जाता था ईरान का, और क्या
ईरान के कहने पर ही हिजबुल्लाह एक्टिव हुआ, इसलिए नेतन्याहू हिजबुल्लाह को मार रहे हैं। बड़ी चीज ये ट्रंप सामने आए। अब ट्रंप ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे ईरान पर अटैक किया। Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now was announced that we knocked out 9. दूसरी तरफ इजराइल के जो सेना है वो लगातार एक्शन मोड में है, क्योंकि उनके लिए बड़ी चुनौती है, अटैक भी करना है और खुद का बचाव भी करना है। अब देखिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ट्रंप और क्या कह रहा है ईरान। ईरान ने कहा अमेरिका से बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी। जब समझौते के करीब थे तभी अमेरिका ने जंग की शुरुआत कर दी। हम अमेरिका के साथ परमाणु समझौते के बेहद करीब थे, लेकिन बातचीत की मेज को ही ट्रंप ने बम से उड़ा दिया। ट्रंप की सनक ने एक पूरे इलाके को जंग में ढकेल दिया है। अमेरिका जो कर रहा है वो आक्रामकता और अपराध का काम है, और हम जो कर रहे हैं वो आत्मरक्षा का काम है। तेहरान बिना किसी समझौते के इसका जवाब देगा। वैसे ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा। ईरान का रिकॉर्ड कूटनीति के मामले में काफी अच्छा है, लेकिन अमेरिका का रिकॉर्ड बहुत खराब और नकारात्मक रहा है। ईरान शुरू से लड़ाई नहीं, बातचीत से समस्या का हल चाहता रहा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका को आखिरी लक्ष्य हासिल करने तक ईरान पर हमले जारी रहेंगे। जरूरत पड़ी तो 4 से 5 हफ्ते तक हमला जारी रख सकते हैं। हमारे पास बहुत गोला बारूद है, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में हमने गोला बारूद रखा हुआ है। अभी भी मौका है कि ईरान की एलीट फोर्स अपने हथियार डाल दे। यह युद्ध किसी सरकार को गिराने के लिए नहीं था। ईरान झूठ बोलकर परमाणु बम बना रहा था और धोखा दे रहा था। हमने जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसे खत्म करेंगे, वो भी अपनी शर्तों पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है। वो कह रहे हैं बिग वेव अभी नहीं आई है और बड़ा अभी होने वाला है। मैं नहीं चाहता ये युद्ध लंबा चले, हम उनकी जमकर धुलाई कर रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की हमलावर मिसाइलों को नष्ट कर दो, ईरानी मिसाइल प्रोडक्शन को नष्ट कर दो, उसकी नेवी और दूसरी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नष्ट कर दो। उसके पास कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं होंगे। हम उन पर सर्जिकल, हम उन पर जबरदस्त बिना किसी माफी के हमला कर रहे हैं। हम गुजरते दिन के साथ हमारी काबिलियत और मजबूत होती जा रही है और ईरान की कमजोर होती जा रही है। ईरान ने हमारे सिर पर एक कन्वेंशनल बंदूक तान रखी थी, क्योंकि वो झूठ बोलकर न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये जंग हमने शुरू नहीं की है, लेकिन हम खत्म जरूर करेंगे। अब देखिए जरा दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, भारत भी देख रहा है, पीएम मोदी भी देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कल फोन उठाया और कई राष्ट्राध्यक्षों को फोन लगाया जो हमले झेल रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया, उनसे बात की। खमनेई की मौत और ईरान के हमलों के बीच ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने कहा दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत है। मोदी ने हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत की चिंताएं जताई। पीएम ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। इसके बाद पीएम ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। मोदी ने यूएई के साथ भारत की एकजुटता दिखाई। यूएई के राष्ट्रपति मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया गया है। भारत इस मुश्किल समय में यूएई के साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है। यूएई के रहने वाले भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए कहा है, जो यूएई में रहते हैं भारतीय। यूएई के राष्ट्रपति का भी धन्यवाद किया है। हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया था। यूएई में दुबई समेत कई जगहों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए, जिससे यहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से पीएम मोदी ने बात की है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने बहरीन के किंग से भी फोन पर बात की। दोनों देशों पर ईरान के हमलों की मोदी ने निंदा की है। साथ ही दोनों देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी बात हुई है। खाड़ी देशों और मिडिल ईस्ट में करीब 90 लाख भारतीय मौजूद हैं। सुनिए जरा इजराइल के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। भारत हमारी स्थिति अच्छी तरह जानता है। पीएम मोदी इजराइल में थे, तब हमें नहीं पता था कि ऑपरेशन होने वाला है। इसकी मंजूरी 28 फरवरी की सुबह दी गई। तब तक पीएम मोदी दौरा पूरा करके लौट चुके थे। इजराइल के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात भी की थी।
अब देखिए, अब सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बात की, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के बाकी नेता भी देख रहे हैं। कुछ नेता ईरान के साथ हैं, कुछ नेता इजराइल के साथ हैं। पुतिन बार बार दोहरा चुके हैं, ये जंग गलत है, जंग रुकनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। जर्मनी जंग में उतरने को तैयार है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ भी, जर्मनी भी ईरान पर हमला करेगा। जर्मनी की तरफ से कहा गया है वो इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर ईरान ने उनके क्षेत्रों पर हमला बंद नहीं किया तो जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ साझा बयान जारी किया है। तीनों देशों ने ईरान से बातचीत का रास्ता चुनने को कहा है और साथ ही तीनों देशों ने कहा है हम इस हमलों के पीछे नहीं हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल के संपर्क में हैं हम। चीन कह रहा है चीन इस जंग में ईरान के साथ पूरी तरह से खड़ा हुआ है। चीन ने वैश्विक स्थिरता के लिए अमेरिका को खतरा बताया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु व्यवस्था के लिए अमेरिका खतरा है। अमेरिका की वजह से ही दुनिया में परमाणु व्यवस्था बिगड़ रही है। रूस कह रहा है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इसे क्रूर हत्या करार दिया है। पुतिन ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। ईरान के यूएई के इलाकों में हमले के साथ शांति को लेकर बात हुई है। रूस ने अमेरिका के इस हमले को नई आक्रामकता बताया है। रूस ने कहा इससे मिडिल ईस्ट में हालात और बिगड़ सकते हैं। अमेरिकी हमले से पूरे इलाके में अस्थिरता फैल सकती है। सुनिए जरा दुनिया के नेता क्या कह रहे हैं। Wir wissen nicht, in welche Eskalation. जर्मन सरकार अमेरिका इजराइल के संपर्क में है। ईरान के खिलाफ जंग में जर्मनी शामिल हो सकता है। हम इसको लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जर्मनी ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात बता रहे हैं कि मिसाइलों और शहीद ड्रोन से 100% सुरक्षा कितनी मुश्किल है। खाड़ी देशों में यह देखा गया है कि सभी बैलिस्टिक मिसाइलों को रोका नहीं जा सकता। यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका ने हमसे मदद मांगी। अमेरिका ने ब्रिटिश एयर स्पेस और बेस से उड़ान भरने की मदद मांगी थी, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। खमनेई की मौत के बाद पाकिस्तान जल रहा है। कराची, इस्लामाबाद सहित कई जगहों पर हिंसक झड़प हो रही है। अमेरिकी दूतावास पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस की फायरिंग में 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। अब ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ा आरोप लगाया है। ईरान पर हमले के लिए पाक के एयर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, वो कह रहा है। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी, यदि पाकिस्तान ने ऐसा किया तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा, पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दरअसल मुनीर शाहबाज की नीति से बुरी तरह पाक फंस गया है। खमनेई की हत्या के बाद वो इसकी निंदा भी करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के नागरिक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिकी हमले का समर्थन में बयान देता है तो पाकिस्तान में हिंसा की घटनाएं और तेज हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया तो इससे अमेरिका पाकिस्तान से नाराज हो जाएगा। पाकिस्तान ट्रंप को किसी हाल में नाराज नहीं करना चाहता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नेटो जैसी डील की थी, मतलब सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। लेकिन ईरान के हमलों के बाद पाकिस्तान सिर्फ इसकी निंदा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ईरान के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है, न कड़ा बयान आया है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ सकती है। अमेरिका पाकिस्तान से इसके लिए समर्थन मांग सकता है। अगर पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए तो ईरान के खिलाफ किसी तरह का लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर आग लग जाएगी। मुनीर शाहबाज अमेरिका को ना करने की स्थिति में भी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान ने जल्द सीजफायर का समर्थन किया है। तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी विरोध हो रहा है। आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी आज लोग सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया है। ढाका देखिए, बांग्लादेश की राजधानी में लोगों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ भारत में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में भी प्रदर्शन हुआ है, जहां शिया बहुल इलाके हैं, वहां इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी प्रदर्शन हुआ। लोग सड़कों पर उतरे थे। पुलिस ने रोकने की भी कोशिश की, क्योंकि ये प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस को डर है ये उग्र और हिंसक ना हो जाए।
वही हुआ, भीड़ और सुरक्षा बलों में झड़प हुई, उसके बाद लोगों को खदेड़ना पड़ा, क्योंकि इस तरह के प्रदर्शन कब हिंसक रूप ले लें कोई नहीं जानता। अब देखिए जरा बाकायदा जो हालात दुनिया में बने हुए हैं। इजराइल ईरान जंग के बीच पीएम ने सीसीएस की बैठक ली। कल देर रात सुरक्षा मामलों की समिति की बैठक हुई है। बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। साथ ही बैठक में एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। एनएसए अजीत डोभाल, पीएम के प्रधान सचिव भी बैठक में शामिल हुए। सीसीएस देश की सुरक्षा और रणनीतिक मामलों पर फैसला लेती है। भारत ने मिडिल ईस्ट में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावासों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। गृह मंत्रालय ने भी देश में हालात को लेकर अलर्ट जारी किया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त अलर्ट जारी किया गया है। कानून व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट ठप कर दिया गया है। कुछ जगहों पर स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। खमनेई की मौत से मुस्लिम समुदाय में शोक की लहर। कई जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका इजराइल के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। स्थिति बिगड़ने की आशंका की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। समर्थन या विरोध प्रदर्शन के दौरान सतर्कता बरतने को कहा गया है। प्रदर्शन की आड़ में असामाजिक तत्व बड़ी साजिश रच सकते हैं। इसे नाकाम करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, अफवाह फैलाने पर भी नजर रखी जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे निगरानी करने को कहा गया है। जो हालात हैं, इन हालात के बीच निगरानी जरूरी है, लेकिन आधी दुनिया जंग में खुद को झोंकती हुई दिख रही है। इससे सीधा असर सारे देशों पर पड़ेगा। भारत पर क्या असर पड़ सकता है, मैं आपको बताऊं। अमेरिका ईरान जंग के बीच दुनिया भर के बाजार धड़ाम है। भारतीय शेयर बाजार में आज भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 1048 अंक की गिरावट के साथ 80,239 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 313 अंकों की गिरावट रही है। पाकिस्तान के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। पाकिस्तान का सेंसेक्स 10% तक टूट गया है। भारी बिकवाली को देखते हुए ट्रेडिंग को 1 घंटे बंद कर दिया गया। तनाव और जंग जैसी स्थिति में महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इससे कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। ऐसे में निवेशक उनके शेयर बेचना शुरू करते हैं। इससे बाजार में गिरावट आने लगती है। लोग सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगह निवेश करना शुरू कर देते हैं, जिससे सोने और चांदी की कीमत में आज बढ़ोतरी हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 7,000 बढ़कर 1,66,000 पर पहुंचा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोना 1,90,000 रुपए तक जा सकता है। दूसरी तरफ तेल की बात, जंग के बीच तेल की कीमतों में भी उछाल आ गया है। कीमतें 10% बढ़कर $79 प्रति बैरल पहुंच गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हो सकता है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक हो सकती है। डीजल की कीमतों में भी 4 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तनाव के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में खतरा बढ़ गया है। यह रास्ता दुनिया में तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। अगर ईरान ने इसे रोका तो यहां तेल टैंकर रुकेंगे तो दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डिफेंस एक्सपर्ट। $80 पर बैरल ये रेट हो गया है तेल का। तेल महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में। तेल महंगा हो गया कि बाकी सारी महंगाई बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ जो हम आगे के कदम देखेंगे कि अमेरिका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत फिर से कर सकते हैं ईरान के साथ। और आज ईरान ने भी थोड़ी सी सहमति दिखाई है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ट्रंप हो सकता है आपसे कुछ वक्त में संबोधित करें, तब आपको सीधे लिए चलूंगा अमेरिका। अभी खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ ईरान इजराइल की जंग हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पिट रहा है। तालिबान ने पाक की कमर तोड़ दी है। तालिबान कैसे पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है देखिए। अब पाकिस्तान की सबसे खास जगह यह है पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस।
फाइटर्स पाकिस्तान के यहां मौजूद हैं। अफगानिस्तान इस नूर खान एयरबेस तक भी पहुंच गया है। नूर खान एयरबेस पर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पाकिस्तान के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती है कि अफगानिस्तान भी उस बेस तक अटैक करने में कामयाब रहा जो पाकिस्तान की सैन्य दृष्टि के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आप देख रहे हैं तस्वीरें, नूर खान एयरबेस पर अफगान का हमला। डूरन रेगा पर अफगानिस्तान पाक के बीच जंग लगातार जारी है। तालिबान प्रशासन ने पाकिस्तान में बड़े हमले का दावा किया। तालिबान ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला कर दिया। यह बेस पाक आर्मी हेडक्वार्टर और पीएम ऑफिस से सोचिए सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। यह वही एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने निशाना बनाया। भारत के हमले में नूर खान एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा था। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद यहां मरम्मत का काम शुरू हुआ। यह एयरबेस पाक वायुसेना के प्रमुख रहे नूर खान के नाम पर बना था। यह पाक एयरफोर्स का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बेस माना जाता है। यहां फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन और गोला बारूद के गोदाम है। यहां पर पाकिस्तानी एयरफोर्स का एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर है। इस एयरबेस से लड़ाकू विमानों और ड्रोन हमलों को नियंत्रण किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत आ रहे ड्रोन यहीं से कंट्रोल हो रहे थे। नूर खान एयरबेस के पास ही पाकिस्तान का परमाणु कमांड सेंटर भी है। और आज की एक और बड़ी खबर है, होली के रंग पर कैसे चंद्र ग्रहण का साया है। होलिका दहन आज की गई है लेकिन होली कल नहीं मनाई जाएगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उज्जैन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, होलिका दहन की तस्वीरें। अब देखिए मैं आपको बताऊं क्या वजह है कि होलिका दहन आज हुई। कल 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी और शाम 6:46 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इस साल के पहले चंद्र ग्रहण की अवधि 3 घंटे 27 मिनट की रहेगी। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक शुरू हो जाता है, इसलिए सुबह 6:20 से सूतक काल प्रभावी होगा और यह सूतक काल चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ ही खत्म होगा। शास्त्रों के मुताबिक सूतक काल में शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सूतक काल लगते ही मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई प्रतिमा या पवित्र वस्तु को स्पर्श न कर सके। इसी वजह से कल देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। चंद्र ग्रहण की वजह देश भर में आज ही होलिका दहन हो जाएगी और इसी वजह से ही होलिका दहन के बाद कल रंग नहीं खेला जाएगा। इसलिए होली पर रंगों का त्योहार एक दिन बाद यानी 4 मार्च को अब मनाया जाएगा। यह वजह है कि होलिका आज ही दहन कर ली गई है, अब कल नहीं परसों यानी 4 तारीख को होली मनाई जाएगी। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।